जब जब भी यहां पर आया हूं आप लोगों ने अद्भुत प्यार दिया है और बहनों भाइयों से मैं याद रखता हूं। और आज यदि यहां पर आया हूं तो डॉक्टर सियाराम सिंह के लिए आया हूं। डॉक्टर सियाराम सिंह को गौर से आज पहली बार मैंने उन्हें देखा है और बोलते हुए सुना है। मैं डॉक्टर सियाराम सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं कि व्यक्तित्व में गांधीर्य है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व में गांधीर्य है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जिस पेशे में है उस पेशे का भी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वो निर्वाह कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता बनकर उन्होंने पार्टी की सेवा की है और उसी डॉक्टर सियाराम सिंह के लिए मैं वोट मांगने के लिए बहनों भाइयों आप सबके बीच खड़ा हूं। और यह मगध की पावन भूमि है और साथ ही साथ यह मां गंगा के आंचल में रहने वाले बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के आप सब लोग हैं। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और आप जानते हैं स्वागत अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। स्वागत अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं बिहार के शिल्पी बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री बाबू कहकर सम्मान से पुकारते हैं, ऐसे महापुरुषों की एक कर्मभूमि है। और यहां पर औद्योगिक विकास की नींव रखने में मुझे बताया गया है कि उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। मेरा सौभाग्य है इसी धरती पर यहां आने। आज तो मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि अभी अभी कल तक आप लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ छठ का महापर्व मनाया है। अब जहां तक बिहार का प्रश्न है तो बिहार चुनावी महापर्व की तैयारी कर रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इस बिहार के इस बार के चुनाव में मुद्दे पूरी तरह से साफ है। मुद्दा बहुत साफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं फैसला आपको करना है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है या उसे फिर से जंगल राज की तरफ वापस करना है। फैसला आपके हाथ में। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। कोई लोग या कुछ लोग यह कह सकते हैं कि साहब कैसे आप बिहार को विकसित बिहार बना देंगे, भारत को विकसित भारत बना देंगे 2047 तक। यह सवाल यदि कोई पूछता है तो मैं समझता हूं कि यह लाजमी सवाल है। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे कि अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज कहते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था। सचमुच हमारी सरकार ने ऐसा करिश्माई काम किया है जो आज तक दुनिया के किसी देश के साथ नहीं हुआ है। जो भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों दुनिया के देशों में आज 4थे स्थान पर पहुंच गया। एक मॉर्गन स्टैनले मानी जानी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म है, वह अब दावे के साथ कह रही है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब भारत को साल 1.5 साल के अंदर ही आर्थिक दृष्टि से धन दौलत के मामले में दुनिया में तीसरा देश बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए मैं कहता हूं
बिहार को भी विकसित बिहार यदि कोई बना सकता है तो केवल एनडीए बना सकती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बना सकते हैं और यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना सकते हैं। बहनों भाइयों, आप कहेंगे कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जंगल राज से बिहार को काफी हद तक, मैं दावा नहीं करना चाहता, पूरी तरह काफी हद तक जंगल राज से बाहर लाने में नीतीश कुमार जी ने कामयाबी हासिल की। और यह बात भी मैं दावे के साथ कर सकता हूं। लगातार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, भले ही हमारा कोई विरोधी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के दामन के ऊपर, तो इसके पहले सुशील मोदी थे और भी हमारे नेता हैं, उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है। और दूसरी तरफ राजद की क्या हाल है? परिवार के अधिकांश सदस्यों पर मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? वो कभी अदालत को दोष देते हैं, कभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को दोष देते हैं। वो तो सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ भी जुगलबंदी कर चुके हैं जब वो सत्ता में थे। क्यों नहीं आपके केस समाप्त हुए? मैं लालू जी को भी कहना चाहूंगा और नौजवान तेजस्वी जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की जानी चाहिए। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र रहा है, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई, किसी के ऊपर भी आरोप एक बार चस्पा हो जाएगा और प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो हमारे यहां सख्त आदेश है कि उसे अपने पद से त्यागपत्र देना ही होगा। एक उदाहरण अपने नेता आडवाणी जी का देना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक समय वह भी था जबकि बेबुनियाद और निराधार आरोप आडवाणी जी के ऊपर चस्पा कर दिया गया था। आडवाणी जी ने कहा, जब मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और तब तक भारत के संसद की सदस्यता नहीं स्वीकार करूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। यह है चरित्र। क्या बहनों भाइयों, देश के अन्य नेता इस चरित्र का को फॉलो नहीं कर सकते, इसका अनुसरण नहीं कर सकते? देखिए, इतने भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद लोग कुर्सी पर बने रहते हैं। क्या होगा देश का? बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक दुनिया नहीं लेती थी, लोग सुनते नहीं थे, कहते थे भारत तो एक गरीब का देश है, गरीबों का देश है, कमजोर है भारत। कमजोर की बात कौन सुनता है? हालात बदल गए हैं सारी दुनिया में। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के लोगों के सामने खड़े होकर भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यह दावा कर रही है और कांग्रेस यह दावा कर रही है कि हम बिहार को, हमको जिताइए, सरकार बनाइए और हम सभी को नौकरी दे देंगे, घर घर में नौकरी दे देंगे। मेरे बहनों भाइयों, बताइए संभव है? हमारे पास एक आंकड़ा था, शायद यहां पर है या नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लगभग 2,60,000 या 2,80,000, 2,60,00,000 या 2,70,00,000 के आसपास की ऐसे लोग घर हैं जिसमें लोग रहते हैं। और कह रहे हैं हर घर से मैं एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दूंगा। क्या होगा भगवान? यह संभव है? क्यों झूठ बोलते हो? मैं भी 15 वर्षों तक सत्ता में रहा हूं बहनों भाइयों, मैं भी उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका, मैं जानता हूं। मैं लालू जी और तेजस्वी यादव, इनसे दोनों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से भी मैं कहना चाहता हूं,
अरे राजनीति करनी है तो या सच बोलकर राजनीति कीजिए। सच बोलकर भी राजनीति की जा सकती है। कब तक जनता की आंखों में आप धूल झोंकते रहेंगे? कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? और बहनों भाइयों, बिहार के साथ इन लोगों ने किया क्या है, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब इन लोगों की कांग्रेस की आरजेडी की सरकार थी तो 10 साल में इन्होंने बिहार को केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, और हमारी एनडीए की सरकार ने उतने ही साल में बिहार को 15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। बहनों भाइयों, यह बिहार के प्रति इनकी सोच है। जैसे लगता था कि इन लोगों के शासनकाल में बिहार राज्य के विकास पर बिल्कुल ब्रेक लग गया। बहनों भाइयों, इस ब्रेक को यदि कोई ब्रेक कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, तो केवल और केवल एनडीए ही तोड़ सकती है। और यकीन रखना, यहां के गरीब भाइयों को भी कहना चाहता हूं, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचेगा यदि एनडीए की सरकार यहां बन जाती है तो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जितना अधिकतम हो सकेगा, कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें सारे आंकड़े आपको मिलेंगे। आपको साफ हो जाएगा कितने लोगों को हम लोग रोजगार देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, आने वाले वर्षों में अधिकतम लोगों को रोजगार मिले। और यह हमारी कोशिश ही नहीं होगी, मैं बिहार के बहने भाइयों जवानों से कहकर जा रहा हूं, यह हमारा संकल्प है, यह हमारा कन्विक्शन है कि अधिक से अधिक नौजवानों के हाथों को रोजगार मिले। और आपने देखा इन लोगों के शासनकाल में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, इन लोगों के शासन में बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। अब आज क्या स्थिति है? हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। हालात तो इनके समय यह थे, नौकरी का लालच देकर लोगों को खेत दिखाए जाते थे। बहनों भाइयों, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं कि हर जो है परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। नक्सलवाद का आतंक था, और बहनों भाइयों आप देख रहे होंगे नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बहनों भाइयों, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। हमारा जत्ता आतंक नक्सलवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सबकी चिंता की है, अगला हो पिछड़ा, अगलों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन पहली बार आजाद भारत में किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। पिछड़े वर्ग के ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी पहली बार किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया। यह बराबर पिछड़े वर्ग को भी झुंझुना पकड़ाए रहते थे। पहली बार इस काम को हम लोगों ने किया। सब तो सब छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी यहां के मुख्यमंत्री रहे, जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, और यहां की जनता ने उन्हें जननायक की इस सम्मान के साथ उनको नवाजा। बहनों भाइयों, इन लोगों का चाहे हमारे लालू भाई हों, तेजस्वी यादव हों, कभी ध्यान ही नहीं दिया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राहुल गांधी हो, पहली बार भारत रत्न के सम्मान से कर्पूरी बाबू को किसी ने सम्मानित किया है तो हमारी सरकार ने किया है। एससी एसटी का आरक्षण भी 10 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है। सड़कों का जहां तक सवाल है, यदि मेरी बात गलत हो तो एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि मैं जनता के आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी भर राजनीति नहीं की है। बहनों भाइयों, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात गलत हो, ताली नहीं बजनी चाहिए। लेकिन यदि सच हो, एक व्यक्ति का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। क्या यह सच नहीं है? नहीं, अभी पूछा प्रश्न नहीं, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या यह सच नहीं है कि हमारी सरकार यहां आने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछा है? क्या यह सच्चाई है कि नहीं? मैं यह नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से यहां राम राज्य हो गया है, लेकिन पहले से काफी हद तक हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए?
हम इसीलिए आप सबसे वोट मांगे आए हैं। और देखिए, आज तक न भूतो न भविष्य में तो होगा। हमें 10 वर्षों के अंदर, 10 नहीं 9 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर किया है। 25 करोड़ लोगों को। आज तक दुनिया के किसी देश में यह करिश्माई काम मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं हुआ। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिल गए। और मैं बोलकर जा रहा हूं, न यदि पूरा हो, कोसिएगा आप, भारत के अंदर एक भी कच्चा घर हम लोग नहीं रहने देंगे। एक भी कच्चा घर नहीं रहने देंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि रहेगा तो पक्के घर में रहेगा मेरे बहनों भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3.5 करोड़ जनधन खाते हम लोगों ने किए। सरकारी योजनाओं का पैसा अब किसी बिचौलिए के माध्यम से लोगों के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि सीधे उनके खाते में पहुंचता है। अच्छा, यह बताइए, पहले जो पैसा थोड़ा बहुत कोई मदद मिलती थी, यहां तक कि बाढ़ और सूखा आ जाता था, तो राहत भी यदि आपको मिलती थी तो राहत में लाने वाला कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ कर देता था, या तो आपसे कमीशन खाता था। यह सच है कि नहीं है? लेकिन बहनों भाइयों, आज सरकार जो आपको पैसा देती है, अब जैसे जनधन, यह किसान सम्मान योजना 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सरकार हमारी देती है। 6,000 दिल्ली के बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 रुपया आपके हाथ में पहुंचता है। बहनों भाइयों, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है। यह सब सारे कदम एनडीए की सरकार ने उठाए, हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए, हमारे मुख्यमंत्री ने उठाए। और एक चीज आप जानते हैं, आन बान शान स्वाभिमान, यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, भूखों कुछ दिन काट सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। स्वाभिमान की भावना थी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में। चंद्रशेखर आजाद कंपनी गार्डन में, इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं अंग्रेजों के विदेशी रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद। यह होती है स्वाभिमान की भावना। वैसे ही भारत के ऊपर भी दुनिया का कोई देश यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, भारत कमजोर भारत नहीं रहा। भारत मुंहतोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानता है। और बहनों भाइयों, आपने देखा, जरूरत पड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक किया। हम लोग समझे कि एक बार संदेश दे दो, और उसके बाद हमारे देश के नवविवाहित जोड़े पहलगाम में, कश्मीर में शादी होने के बाद घूमने टहलने के लिए गए थे। कुछ लोग वैसे ही घूमने टहलने के लिए गए थे, और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ मार डाला। धर्म पूछ कर तुम दिखाओ तो किस धर्म के। क्या बहन भाइयों की कल्पना की जा सकती है? उसी दिन हम लोगों ने ठान लिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने ठान लिया था, और छटपट दूसरे दिन मैंने सेना के आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एनएसए, सबकी मीटिंग बुलाई। और मुझे खुशी है कि हमारे तीनों सेवाओं के, तीनों सर्विसेज के सेना के चीफ ने कहा, मैंने पूछा कि ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? लोगों ने कहा सर पूरी तरह से तैयार हैं हम ऑपरेशन करने के लिए।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सबको खुली आजादी है, जैसे करना चाहते हो आप लोग करो, जहां तक जाना चाहते हो आप जाओ। लेकिन बहनों भाइयों, हर के बावजूद तो हम हिंदुस्तानी हैं ना, हर के बावजूद हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी ऐसा होता है कि यदि हमारी माताएं बहनें थाली में आटा गूंथती होती हैं, चींटी यदि बगल से गुजर जाती है, उसको चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उसके खाने के लिए दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल देते हैं। यह है राज। हम जाति पात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले नहीं लोग हैं। ये लोग सीधे सीधे कहते हैं हम मुसलमान को इतना कर देंगे, ईसाई को इतना कर देंगे। क्या तमाशा है? क्यों धर्म के आधार पर इस देश को बांटते हो? जिस वर्ग इस देश के 16 साल, 18 साल, 21 साल के जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद किया है, धर्म के आधार पर बांटते हो। हम लोगों ने भी जब पैसा दिया है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। ये लोगों ने तमाशा किया है। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं। बहनों भाइयों, उस समय आग लग गई जब पहलगाम में आतंकवादियों ने आकर हमारे भारतवासी जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको मार डाला। उसके बाद आपने देखा हमारे सेना के जवानों ने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया। सोच समझ। जो आतंकवादी बड़े ठिकाने थे जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग ली जाती, उन्हीं पर बैठे बैठे ऐसा मारा कि सब के सब धराशायी हो गए। मेरे बहनों भाइयों, सब मिट्टी में मिल गए। अब संख्या नहीं बताना चाहूंगा, संख्या बड़ी शानदार है, बहुत शानदार है। लेकिन भारत का चरित्र देखो आप। उन्होंने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर नहीं मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहन, यह भारतवासी में और दुनिया के दूसरे देशों के बीच सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर। आप जानते होंगे वह प्रसंग जब लंका में सीता जी थी, रावण ने यह अपहरण किया था और हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए उस लंका में तोड़फाड़ करते हुए जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने पूछा, अरे हनुमान, इतना तोड़फाड़ करने की क्या जरूरत है? कहीं पेड़ उखाड़ डाला, कहीं कुछ कर डाला, कहीं कुछ कर डाला, क्या जरूरत थी इसकी? इतने लोगों को मार दिया, क्या जरूरत थी? सीता जी मां का हृदय था, विशाल हृदय था, लंका में थी, लेकिन लंका में रहने वालों की भी चिंता, मातृत्व का भाव सजोई हमारी मां सीता के अंदर था। तो हनुमान क्यों मारा? जानते हैं हनुमान ने जवाब दिया। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया था? हनुमान जी ने कहा, हे माते, जिन मोही मारा तिन मोही मारे, जिन्होंने हमको मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। वैसे ही बहनों भाइयों, जिन आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं को मारा है, किसी पाकिस्तानी को भी नहीं मारा। यह चरित्र है, यह आदर्श है। हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं। अब चुनाव आयोग स्वाभाविक है, चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। एक सर की प्रक्रिया शुरू हुई। आप लोग जानते हैं ना सर वाली प्रक्रिया, बिहार के लोग जब चुनाव आयोग आकर जो नाम वाम सब इधर उधर जांच पड़ताल कर रहे हैं, SIR बोलते हैं उसको, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई छानबीन की। और उस चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी या कांग्रेस RJD इन सब सारे लोगों ने आरोप लगा दिया, ये सब NDA के लोग हैं, NDA का काम कर रहे हैं। यहां के लोगों का नाम, यहां कांग्रेसी नाम काटने के लिए आया है।
मेरे भाइयों, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को आज तक, यह स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी हम लोगों ने इसके ऊपर आरोप नहीं लगाया। इसके ऊपर भी आरोप लगा दिया। क्या होगा? देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा जब संवैधानिक संस्थाओं को भी इस तरीके से बदनाम किया जाएगा? और इतना ही नहीं, राहुल जी बेचारे क्या बताना, भगवान बन जाते। राहुल जी ने कहा कि मैं एटम बम, पहले कौन सा बम फोड़ने की बात कही थी? मैं पहले एक और बम था कोई छोटा, पहले हाथ का गोला खाता, गोला हम फोड़ेंगे, बाद में कहा ओ अब तो मैं एटम बम छोड़ूंगा। अरे बाप रे, अरे एटम बम छोड़ना है तो बगल में छोड़ो भैया, हमारे यहां क्यों छोड़ते? कहे मैं खुलासा करूंगा। बहनों भाइयों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़े विनम्रता से, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे नौजवानों को मैं अपील करके जा रहा हूं, शालीनता से पूछिए। यह जो चुनाव आयोग जांच पड़ताल कर रहा था, कौन बाहर रहते हैं, कौन अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोगों का नाम स्वाभाविक है कि मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। तो उस पर यह आरोप जो लगा रहे थे, उसके बारे में आपके द्वारा सवाल किया जाना चाहिए, विनम्रता, शालीनता था। अब कोई नहीं बोलता, अब उसके बारे में कोई नहीं बोलता। बहनों भाई, केवल जो यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह वोट लेना चाहते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वोट देने का अधिकार भारत के नागरिक है कि विदेशियों को यहां पर आकर वोट देने का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग को यह काम नहीं करना चाहिए? जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए? लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कभी बम फोड़ेंगे, कभी एटम बम फोड़ेंगे, पता नहीं कितने बम, कितने एटम बम है। अब कहते क्या है? वक्फ कानून में हम लोगों ने संशोधन किया है। बहनों भाइयों, कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हमारी हम लोगों की सोच है। और कहते हैं कि केंद्र ने जो वक्फ कानून में संशोधन करके बनाया है, उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बताओ, बिहार की इतनी जागरूक जनता को गुमराह करते हो। केंद्र सरकार यदि भारत की संसद कोई कानून बनाती है, उसे कोई राज्य समाप्त कर ही नहीं है। इतना बड़ा जो अब कहते हैं कि मैं मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाऊंगा। अरे भाई, किसको बनाओगे बताओ ना, हमको कोई आपत्ति नहीं, नाम भी नहीं बता रहे हैं। बहनों भाइयों, हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग तो यही चाहते हैं, वो जमाना अब चला गया, फिर से वापस नहीं आना चाहिए। न खाता न बही, ध्यान से सुनिए, न खाता न बही, जो लालू जी कहें वही सही। अब वह समय मेरे बहनों भाइयों वापस नहीं आना चाहिए, वह समय नहीं आना चाहिए। मैं आपसे बड़े हालात को यह थे, कुछ थोड़ा जानकारी मिलती थी कि फोन से जो टेंडर मिलते थे, वो टेंडर पे भी इधर उधर होता था, लोग बतलाते हैं। और किडनैपिंग जो होती थी, किडनैपिंग बच्चों की, तो उसमें जो फिरौती मांगी जाती थी, उसमें फिरौती का पैसा कम कराया जाता था। भाई कम कर दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अरे यह हुकूमत है, एक भी मासूम बच्चे का कोई अपहरण कर ले, बड़े भाइयों उसको हम खास खड़ी कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे सारे हम सबके सामने। तमाशा बना दिया है लोगों ने। देश ऐसे नहीं चलेगा। गुंडा राज नहीं चाहिए मेरे बहनों भाइयों, विकास का राज्य चाहिए। यही बिहार की जनता चाहती है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मत जाइए जात पात, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर फैसला होना चाहिए। देश को बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम राजनीति देश के लिए करते हैं, परिवार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आम लोगों तक जाइए, जागरूकता पैदा करिए। हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, मैं समझता हूं उसके पहले लोगों ने जानकारी दी होगी, उस बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं।
और आप लोगों को एहसास होगा ही कि हमारी सरकार ने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं, मोदी जी ने जैसे लगता है बिहार के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया हो मेरे बहनों भाई, इतना पैसा ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। सड़कें बन रही हैं तरह तरह की। यहां पर वंदे भारत ट्रेनें कितनी 40 या 42 कितनी चल रही हैं? 42 चल रही है, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, IIT खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज उनकी संख्या बढ़कर बहुत अधिक हो गई। इस शायद जहां तक मेरी जानकारी है, थोड़ा गलती भी हो सकती है थोड़ी बहुत, वैसे संकल्प हमारे प्रधानमंत्री का यही है, हिंदुस्तान का एक जिला भी शेष नहीं बचना चाहिए जहां पर एक मेडिकल कॉलेज न हो जाए। ऐसे कई प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। अब कल हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, उस घोषणा पत्र के माध्यम से अन्य भी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। बहने भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भले ही हमारे विचारधारा के न रहे हों, हमारी पार्टी के न रहे हों, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री रहे। मैं उनका सम्मान करता हूं। और जैसा भारत को बनाना चाहते थे, वैसा ही भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनाना चाहते हैं। विकसित भारत, मजबूत भारत। और बिहार की जनता यदि एनडीए को जिता देती है 14 नवंबर को, मेरे बहनों भाइयों, 2/3 बहुमत से जिता देती है, तो मैं समझता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो 14 नवंबर का जन्मदिन होगा, यही पंडित जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे बहनों भाई। आप इस काम को करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? अरे पीछे के लोग, आप लोग करना चाहेंगे हाथ उठा के बताइए। देखिए मीडिया के लोग, उधर देखो, उधर देखो, या उठाए रहिए। देखिए मीडिया के लोग आपकी तरफ देखना चाहता। देखिए देखिए, इधर भी हमारे नौजवानों ने उठा रखा है, बाएं भी जाइए, इधर भी देखिए। तो बहनों भाइयों, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो डॉक्टर सियाराम सिंह को जिता देंगे? नहीं। अब ये कह रहे हैं डॉक्टर सियाराम सिंह को माला पहना दीजिए। माला मैं नहीं पहनाऊंगा, माला पहनाने का हक आपको है। डॉक्टर सियाराम सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, जितना अब तक मैंने व्यक्तियों को पहचाना, बहनों भाइयों, चेहरे देखकर भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूं, हो सकता है कोई काम किसी का हो, किसी का ना हो, लेकिन कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता कि डॉक्टर सियाराम सिंह ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। यह ऐसा नहीं हो। और आप लोगों ने खूब सम्मान दिया। सब तो सब, केवल माला फूल ही नहीं पहनाया, आप लोगों ने चांदी का मुकुट भी मुझे पहना दिया। लेकिन बहनों भाइयों, यह चांदी का मुकुट यहां के जिलाध्यक्ष कौन है? हाँ, जिलाध्यक्ष क्या नाम है? शैलेंद्र जी। यह यहां के जिलाध्यक्ष में शैलेंद्र जी को इसको देता हूं। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ऐसा गरीब परिवार, जिस गरीब परिवार की बेटी शादी होने के बाद विदा हो रही हो और उसके पांव में चांदी की भी पायल न हो, तो इस मुकुट को तोड़कर उसके लिए चांदी की पायल बनवा दी जाए। इसलिए यह इनके लिए हवाले करता हूं। और बहनों भाइयों, एक हमारा 178 मोकामा विधानसभा है, बगल में ये आपके जानते हैं ना, वहां से अनंत कुमार सिंह है हमारे जनता दल यू के प्रत्याशी। बहनों भाइयों, भाजपा जनता दल यू हम
इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां जो प्रत्याशी है, चाहे जनता दल यू का हो, चाहे हम का हो, चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, चाहे एलजेपी है, चिराग पासवान जी वाली पार्टी, ये सब जितनी है, उससे प्रत्याशी हैं तो उनको अपना समर्थन दीजिए। यही आप अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। तो मैं चलूं, अब चलें चलें चलिए, बोलिए बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। कभी आइएगा दिल्ली तो फिर से मिलेंगे। मैं माननीय बहुत बहुत धन्यवाद।